Hello Chabis, welcome back in the another episode of The Villain Itself Want to Live in Peace. In this video, I'm going to explain that chapter number 21 and 22. So please don't skip the video till that. Okay then, without wasting your time, let's dive together in the another episode of एपिसोड का Madness. स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ यमुना जो है उन दोनों मेट्स को बहुत ज़्यादा डांट रही होती है और कहती है कि तुम लोगों को मालूम नहीं है इस तरह के र्यूमर्स फैलाना महल के अंदर किस कदर संगीन जुर्म हो सकता है। और वो दोनों मेट जो है वो बहुत बस उनकी उसकी बातें सुन रही होती हैं। वो कहती है मगर माय लेडी ये सच तो है। और इतने में यमुना चीख के बोलती है रुको, मुझे मेरे ख्याल से इस बात को अब यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। मुझे बटलर से बात करनी होगी कि मैं तुम लोगों के लिए को क्या पनिशमेंट दूँ सो दैट आगे से कोई ऐसी गलती करने की ना सोचे इस महल में। अभी के लिए यहाँ से चले जाओ, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। उसके बाद वो जो दोनों मेट्स थी वो चली जाती क्योंकि यमुना बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और उन्हें पता था कुछ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फिदक जो है वो अभी वॉशरूम में थी और वो कहती है शुक्र है अब थोड़ा सा ही वक्त आ गया कि मुझे यहाँ पर इंतजार करना होगा। कुछ देर बाद जब यमुना चली जाएगी तो मैं भी बाहर निकल सकती हूँ। इतने में यमुना बोलती है सिस्टर क्या तुम अंदर हो। और फिदक जो है वो बहुत घबरा जाती है, इसे क्या मालूम था कि मैं अंदर हूँ। तो यमुना बोलती है मुझे अफसोस है कि तुम्हें ये सब बातें सुनना पड़ी। मैं जानती थी कि तुम वहाँ पर हो तो मैं तुम्हें देखने आई और मैंने भी ये बातें सुन ली। मुझे मालूम है वो मेरी बहुत फिक्र करते हैं, ऐसे ही उन्होंने ये सब बातें कही। मुझे मुझे माफ़ कर दो उन लोगों के बिहाफ पे मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तो फिर तक बहुत हैरान होती है, स्पीचलेसली इसकी बातें सुन रही होती है और वो सामने से गिर होती है और कहती है नहीं यमुना इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें उन लोगों के बिहाफ पे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। वो बातें इतनी भी बुरी नहीं थी और झूठ नहीं थी और वैसे भी मुझे उन लोगों की फालतू बकवास से फ़र्क नहीं पड़ता। तो यमुना बोलती है नहीं सिस्टर खैर तुम्हें छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर तक बोलती है वाकई मुझे वाकई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं इस तरह की बातों से घबराती नहीं। खैर मेरे ख्याल से तुम्हें जब तुम प्रैक्टिस कर रही थी अपने साथ कुछ मेट्स को लेके जाना चाहिए। तो यमुना बोलती है मगर मुझे लगता है कि मेट्स वही चीज़ें वही मैजिक बार बार घंटों तक देखते देखते बोर हो जाएंगी। फिदा कहती है घंटों तक, क्या तुम इतनी देर तक प्रैक्टिस करती हो। तो यमुना कहती है हाँ मुझे घंटे तो लग ही जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और वैसे भी क्या आपको मालूम नहीं एकेडमिक यहाँ पर कोई होता है फेस्टिवल, एकेडमिक फेस्टिवल वो आने वाला है। फिदा कहती है हाँ मुझे याद है वो एकेडमिक फेस्टिवल जहाँ पर हर साल में कुछ लोग जो कि स्पेशल पावर्स रखते हैं वो आते हैं और अपनी पावर जो इम्प्रूवमेंट है उसे शोकेस करते हैं काफ़ी लोगों के सामने। ये कोई छोटा फेस्टिवल नहीं होता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारी एम्पायर यानी कि अरवन एम्पायर के लोग होते हैं, बल्कि यहाँ पर हमारे नेबर्स एम्पायर्स के भी लोग आते हैं। और जहाँ तक मुझे याद है जो यमुना है वो हमेशा से यहाँ पर फंस जाती रही है क्योंकि वो वाहिद है जो इतने कम वक्त में अपनी पावर्स को इतना इम्प्रूव करती है। फिर वो फिदक जो है वो यमुना की तरफ देखते हुए देखती है, कहती है क्या क्या ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है यमुना। तो यमुना कहती है मुझे माफ़ कीजिएगा। तो फिदक कहती है हाँ क्या ये ज़्यादा थका देने वाला तो नहीं होता। तो यमुना कहती है नहीं मैं ठीक हूँ और वैसे भी ये कुछ ऐसा है जो मैं हमेशा से करती आ रही हूँ। यहाँ पर यमुना बहुत ज़्यादा क्यूट लगती होती है। फिर फिदक इस बात को सुन के बहुत हैरान होती है और वो कहती है उसके सर सहलाती है। और जो यमुना है चूँकि वो हमेशा से ही चाहती थी कि वो ऐसा कुछ करे, उसके बहन से प्यार करे। तो जब वो फिदा कैसा करती है वो बहुत ज़्यादा शर्माने शुरू हो जाती है। कहती है क्या तुम मेरा सर सहला रही हो। कहती हाँ क्योंकि तुम्हारे हार्डवर्क ने मुझे बहुत एडमायर किया और तुमने मेरी मदद भी की। तो यमुना को करीब से दिखाया जाता है जो कि करीब से और भी ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल लग रही थी। वो कहती है वाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम मेरे को भी प्यार करो, मतलब मुझे। तो फिदक बोलती है वैसे तो मैं वाकई हमेशा से उसके करीब आना चाहती थी ताकि मैं अपने मरने के चांसेस को कम कर सकूं, लेकिन इस दफ़ा मैं उसकी क्यूटनेस को रेजिस्ट नहीं कर पाई और अनइंटेंशनली लेकिन उसके करीब आ गई। फिर हमें दिखाया जाता है कि फिदक जो है वो अपनी लाइब्रेरी में बैठी होती है और वो कह रही थी कि मुझे इसके बारे में भी सोचना चाहिए। जहाँ तक मुझे याद है एकेडमिक फेस्टिवल जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था नॉवल के अंदर, मेन स्टोरी के अंदर, क्योंकि ये वो जगह थी जहाँ पर यमुना और मुर्तसिम दूसरी दफ़ा मिले थे। और दूसरी अहम बात ये थी कि यहाँ पर जो दूसरा मेन लीड नहीं सॉरी जो साइड रोल मतलब कि था तो एक तरह से प्यार की करता था यमुना को, वो भी अपेयर हुआ था। और अभी वो इन सोचों में इतनी गुम होती है तो कहती है मेरे ख्याल से मुझे कुछ करना चाहिए क्योंकि ये मुझे अभी जहाँ तक दिख रहा है वो दोनों एक दूसरे को एनिमी समझते हैं। यहाँ पर मुर्तसिम और यमुना की बात हो रही है। तो वो कहती है लेकिन मुझे याद है जब मैंने बैंक्वेट डे में उन दोनों के बीच में कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश की तो मैंने चीज़ें और बिगाड़ दी थी। तो मेरे ख्याल से मुझे इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और ये सोचते हुए वो बहुत अजीब अजीब मुँह बना रही थी। जो उसका टीचर होता है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है, कहता है लो अभी तो तुमने कहा था कि तुम इसमें इंटरेस्ट रखती हो इस मैजिकल इंजीनियरिंग में और अब तुम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड लग रही हो। वो कहती है मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं हूँ, मैं बस कुछ चीज़ें सोच रही थी। तो टीचर बोलता है तुम जो भी सोच रही हो, मगर इसका टीचर था वो ये बात बहुत गुस्से में कह रहा था। और फिर वो फिदक से कहता है तुमने कहा था और मुझे यकीन है कि तुम मेरा नाक जो है वो नहीं कटाने वाली उस दिन एकेडमिक फेस्टिवल वाले दिन। और फिदक उसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, कहती माफ़ कीजिएगा क्या आपने एकेडमिक फेस्टिवल की बात की। तो कहता है हाँ क्योंकि वहाँ पर लोगों ने मुझे एज ए जज अपॉइंट किया है। तो कहती है लेकिन अभी जब आपने कहा कि मैं आपकी नाक नहीं कटवाऊंगी तो क्या आपका मतलब ये था कि मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। तो उसका टीचर कहता है ऑब्वियसली तुम करने वाली हो, क्या तुम नहीं करने वाली हो। और ये बात वो बहुत गुस्से से पूछता है। तो फिदक बहुत हैरानी से देख रही होती है। तो कहता है तुम करोगी फिदक।
तुम ऐसा मत कहो कि तुम नहीं करोगी, तुम एक जीनियस हो मैजिकल इंजीनियरिंग में, मुझे यकीन है तुम करोगी और तुम बहुत अच्छा परफॉर्म भी करोगी। मुझसे अपनी तारीफ पहली दफ़ा सुनकर एक दफ़ा मतलब थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और फिर उसका टीचर कहता है मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं है, इसको कभी जतलाया नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाओगी और तुम्हें एरोगेंसी आ जाएगी इसकी वजह से। बाय द वे जब मुझे इन जेमस्टोन्स को समझने में 10 साल लगे थे, लेकिन तुमने तो सिर्फ एक बुक्स पढ़कर इन सबको समझ लिया था। तुम बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, और तुम इस इवेंट में पार्टिसिपेट करोगी और तुम भी कर सकती हो। तो सारी फिदक बोलती है क्या वाकई मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपनी आर्ट को शोकेस करना चाहिए? वो कहता है हाँ तुम इसे दिखा सकती हो लोगों को। तो कहती है मैं इसे दिखाऊं, ये तो अभी अनकम्प्लीट है। तो कहते हैं इसे कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अगर इसको भी दिखाओगे और उसका यूज़ भी बताओगे लोगों को तो मुझे इतनी सारी बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील करना शुरू हो जाती है। और कहती है टीचर आप ये सब मुझे पूछे बगैर इस सबको फैसला कैसे कर सकते हैं? मेरा वो इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, आप कैसे कर सकते हैं? मैं इसको एक इवेंट के लिए खोल दूँ। और फिर उन चीज़ों के बारे में सोचते हुए कहती है हाँ इस तरह तो मैं उन सब चीज़ों को खुद अपनी आंखों के सामने होते हुए देख सकूंगी। मतलब उन्हीं इवेंट्स को जब वो जो यमुना और मुर्तज़ा है वो मिलेंगी और जब सेकंड मिलने पेयर होगा तो वो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर वो अपने टीचर कहती है ठीक है मैं इस वेपन को बनाऊंगी। और टीचर्स का जो है वो बहुत बस देख रहे होते कि इस लड़की के इरादे कभी सेम रहते ही नहीं है। फिर वो कहती है लेकिन जहाँ तक बात है वेपन की तो इसे बनाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो जेमस्टोन उसकी जो पावर है वो लिमिटेड है। इवन मेरा ब्रेसलेट 20 से सिर्फ 3 दफ़ा इस्तेमाल हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो मेरा नहीं ख्याल इस गन के ऊपर लोग इतना ध्यान देंगे। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे प्रोजेक्ट पे ध्यान दें तो मुझे उन 3 अटैक्स को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा। लेकिन मैं इसके लिए क्या करूँ? मैं कैसे उन अटैक को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाऊँ या बहुत ज़्यादा पावर से बातों को सोचते हुए चल रही होती है कि अचानक से उसके पीछे ज़ाहिर आ जाता है। कहता है मिस, वो कहती है हाँ। तो वो कहता है कि आप किसी सोच में गुम हैं? तो वो कहती है हाँ मैं हूँ, लेकिन तुम्हें क्या मसला है? तो कहता है दरअसल आप इसके अंदर लगने वाली थी, मतलब आपकी टक्कर होने वाली थी। तो कहती है शुक्रिया मैम। बाय द वे आप किस बारे में इतना सोच रही हैं? तो फिर बताती है दरअसल मैं बस उस होने वाले एकेडमिक फेस्टिवल में कैसे हिस्सा लूँ उसके बारे में सोच रही हूँ, वहाँ पर मुझे परफॉर्म करना है उसको कैसे बेहतर बनाऊँ उसके बारे में सोच रही हूँ। खैर मैं तुम्हें बताना भूल गई, तुम भी उस दिन मेरे साथ जाने वाले हो। तो कहता है मगर क्यों? तो कहती है ऑफ कोर्स तुम जाओगे, इसमें क्यों वाली कौन सी बात है? तो ज़ाहिर बोलता है क्या क्या मेरा जाना ज़रूरी है? तो फिदक बोलती है ऑफ कोर्स, क्या तुमने कभी किसी नडल को बगैर धागे के देखा है? और ज़ाहिर इसकी बात सुन के बहुत शौक हो जाता है। खैर फिदक बोलती है चलो अच्छी बात है, तुम अब इनकार नहीं करते मुझे। तो ज़ाहिर कहता है बाय द वे मैं आपको पेश हूँ और मैं आपको किसी चीज़ से इनकार कैसे कर सकता हूँ? क्या मैं कर सकता हूँ? और फिदक उसको बहुत बुरा सा मुँह बना के कहती है हाँ तुमने ठीक कहा, तुम मुझे मना नहीं कर सकते। फिदक कहती है खैर मैं अब अपने टीचर के पास चलती हूँ, तुम्हें समझ आ गई? तुम तैयार है ना? तो ज़ाहिर पूछता है आप कब आने वाली हैं वापस? तो कहती क्यों तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तो कहते हैं मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन क्या आपको भूल गया क्या आज मैडम की बरसी है? तो कहती मैडम? ओह अगर ये ज़ाहिर की मैडम है तो यकीनन मेरी माँ होंगी। खैर मैंने क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी को पढ़ा हुआ है तो मैं जानती हूँ उनकी डेथ कैसे हुई थी। और उसके बाद वो अपने फादर को देख रही होती है जिनके हाथ में उसकी माँ होती है, और फिर वो पूछती है ज़ाहिर से तुम्हें पता है मेरे फादर का है? और फिर उसके फादर को दिखाई जाता है जो बहुत ज़्यादा ही ड्रंक होता है। का फादर जो है वो किसी प्यार में डूबे हुए मजनू की तरह एक और गिलास भरते हैं अल्कोहल से और उस गिलास की तरफ देख रहे होते हैं। इतने में उनके हाथ में एक नेकलेस होता है, वो उस नेकलेस को पकड़ता है, उसको खोल के देखते हैं तो उसमें जो फिदर की मदर है उनका नाम रोज़ानिया है, तो वो उनकी फ़ोटो होती है। और वो अपने पुराने वक्त को याद करता है कि उस दिन गर्मी का दिन था और सूरज जो था बहुत चमचमा रहा था। उस दिन उसने उसकी माँ को मतलब कि फिदक की माँ को पहली दफ़ा देखा था, और वो छोटी सी थी, बिल्कुल छोटी सी, 5 साल की बच्ची यहाँ पर वो। और वो जो फिदक का फादर है उससे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? तो उसकी माँ कहती है जो कि एक मेड होती है कि बेटा तुम इस तरह हमारे यंग मास्टर से बात नहीं कर सकती। और जो बच्ची होती है वो थोड़ा सा घबरा जाती है क्योंकि ऑब्वियसली उसको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं मालूम। इतने में उसका जो फादर है वो उसकी माँ के सर के ऊपर अपनी जो टोपी है उसे रख देता है। और फिर वो कहता है उस वक्त हम लोग का इंट्रोडक्शन हुआ, हम लोग कुछ हद तक अच्छे दोस्त बन चुके थे। मैं उस वक्त 8 साल का था और वो सिर्फ 5 साल की थी, और वो बहुत ज़्यादा मासूम और प्यारी। उसके बाद फिदक का फादर जो है वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि हमें उस वक्त अपने स्टेटस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब हम नोबल्स के करीब होते थे तो हम एक दूसरे को एज अ मेड और योर मास्टर कह के बुलाते थे। लेकिन जब कोई भी हमारे करीब नहीं होता था तब हम एक दूसरे का नाम लेके बुलाते थे, मतलब लड़की को रोज़ानिया और लड़के को ऑरलैंडो कह के बुलाती थी। वो कहते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको बड़ा होता हुआ देखा, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे तब जब वो बच्ची थी, और तब जब उसका अजीब सा मतलब वो अजीब सी यंग लड़की बन गई थी। खैर उसकी जवानी मैं उसे भूल नहीं सकता। वो अब बहुत ज़्यादा एक खूबसूरत औरत बन चुकी है। और फिर वो कहता है उस वक्त मेरे जो सबसे ज़्यादा करीब थी वो सिर्फ वही थी, और मुझे किसी की परवाह नहीं होती थी सिवाय उसके। लेकिन मुझे उसके बारे में अपनी फीलिंग्स का एहसास होते तो बहुत देर हो गई। अचानक उसने एक दिन मुझसे कहा कि मेरी शादी होने वाली है।
तो उसका फादर यानी कि ऑरलैंडो कहता है क्यों? तो वो कहती है दरअसल मेरी माँ जो है वो मेरे लिए बहुत फिक्रमंद है, वो मेरे लिए एक लड़की को तलाश कर चुकी हैं ऑलरेडी, मैं उन्हें कुछ कह नहीं सकती। और ये बात सुन के जो फिदा का फादर है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है क्या अभी इसने क्या कहा? सॉरी, उसका उस वक्त फिदा का फादर गुस्सा नहीं हुआ था बल्कि शॉक हो गया था। और फिर वो कहता है क्या उसने अभी ये क्या कहा? क्या वो वाकई एक और दूसरे लड़के से शादी कर लेगी और उनके बच्चे होंगे जो बिल्कुल उनकी तरह होंगे? ये ख्याल पता नहीं क्यों मुझे इस ख्याल से बहुत नफरत हो रही थी। और उस वक्त मैंने उन तमाम तर लड़कों को जो भी उससे मिलता था उन्हें डराया और अपनी तमाम तर पावर का यूज़ किया ताकि मैं उन्हें उससे दूर कर सकूं। और ये हुआ भी, लेकिन एक दिन उसे पता चल गया और उसने कहा बस करो अब तुम। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें मेरे कंसर्न है और मैं इस बात को मानती भी हूँ कि तुम चाहते नहीं कि मैं एंड पर रहना हैप्पी रहूँ, लेकिन बस करो अब। तो कहता है नहीं रोज़ानी मेरी बात तो समझो। तो कहती है नहीं, मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ और देख सकती हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। रोज़ानी आके कहती है बस अब मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। तो उसका फादर जो है वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ वो बहुत ज़्यादा हार्ड लेडी है और कोई भी उसके पैर में पड़ सकता है। फिर वो अपनी बात को आगे समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और वो कहता है उस वक्त मुझे एहसास हुआ मैं वाकई तुमसे मतलब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। कोई भी लड़का तुम्हारे पास है इस ख्याल से भी मुझे गुस्सा आ जाता है। और ये बात उसकी माँ जो है बहुत शॉकिंगली सुन रही होती है। वो फिर से कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और फिर हेजिटेट करते कहता है नहीं बल्कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सब बातें सुनकर उसकी माँ कहती क्या क्या तुम पागल हो गए हो? अब मजाक करना बंद करो। तो उसके बाद ये कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा और तुम्हें कैसे लग सकता है मैं ऐसी किसी बात पर मजाक कर सकता हूँ? तो कहती नहीं मुझे जाने दो। और वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है नहीं रुक जाओ। तो कहती है बस योर मास्टर प्लीज़ बस कीजिए अब मास्टर। अब हम वो छोटे बच्चे नहीं रहे जो किसी बात पे मजाक कर सकते हो या चीज़ों को इतना नॉर्मल ले सकते हो। और फिर हमें उनका बचपन दिखाया जाता है जो कि बहुत क्यूट होता है, लेकिन अब फिर वो कहती है कि हम वो छोटे बच्चे नहीं रहे तो प्लीज़ थोड़ा सा बात है। यानी कि ऑरलैंडो कहता है कि हाँ मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि हमारे जो फैमिली स्टेटस हैं वो कितने मुख्तलिफ हैं। और जब मैंने उसकी आंखों में देखा तब मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है। उसके बाद से मैंने तमाम तर कोशिश की और सैलिया से कहा प्लीज़ बस मेरे लिए इंतज़ार करना, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और जो उसकी माँ होती है वो बस उसे देख रहा होता है, कहती है कि प्रॉमिस कैसा प्रॉमिस? वो कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा बस तुम्हारे नहीं, मैं लौट के आऊँगा तो मेरा इंतज़ार करना। और फिर वो बताता है कि मैंने तमाम तर बहुत मेहनत की और अपने घर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, पॉलिटिकली भी और पावरफुल भी। मैंने ये जो सब कुछ किया सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि मैं उससे शादी कर सकूँ। और फिर एक वक्त दिखाया जाता है जब वो कहती है ऑरलैंडो तुम जो हो मेरी जैसी एक लड़की से शादी करके बहुत पछताओगे। तो कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन हाँ अगर मैंने तुम जैसी लड़की को यानी कि तुम्हें सिलेक्ट ना किया तो मैं बहुत ज़्यादा पछताऊँगा। फिर उसके बाद वो बताती हाँ लेकिन उसके बाद हम दोनों मान गए और फिर हमारी शादी हो गई। और उस दिन उनकी शादी का दिन दिखाया जाता है और ऑरलैंडो कहता है कि जो मेरी वाइफ रोज़ानी है खूबसूरत लग रही थी वाइट ड्रेस के अंदर। और वो दिन जब मैंने फर्स्ट टाइम फिदा को यमुना को अपनी गोद में लिया तो मुझे लगा मुझे मेरी ज़िंदगी की तमाम तो खुशियाँ मिल गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब बस हम लोग हमेशा खुश खुशी रहेंगे और आखिर में हम दोनों एक साथ बूढ़े हो जाएंगे। लेकिन अफसोस वो दिन जब उसने मेरा साथ छोड़ दिया। और फिर हमें उसकी रोज़ानी की बातें दिखाई जाती हैं जो कहती है ऑरलैंडो और ऑरलैंडो बोल रहे होते हैं नहीं तुम थोड़ी देर जागो, तुम अपने ऊपर थोड़ा सा मतलब कंट्रोल रखो, मैंने डॉक्टर को बुलाया वो चलता आता होगा। वो कहता है वो वक्त है जब मैं बिज़नेस से बाहर गया हुआ था और जब मैं आया तो वक्त बहुत देर हो चुकी थी, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। और वो रो रहा होता है और उसकी माँ जो है उसके गालों पे हाथ रखते हुए कह रही थी कि प्लीज़ मुझसे वादा करो तुम जो यमुना और फिदा के उनकी हिफाजत करोगे, उनका ख्याल रखोगी। और यस गाइस इट्स डन फॉर टुडे। वेट करो नेक्स्ट एपिसोड का। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, जो चीज़ पसंद आई हो उसको कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और प्यार से कमेंट छोड़ के जाना। ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।